फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड एज शोन इन फिगर। हम लोगों को इस इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इस फाइनाइट लेंथ वाले चार्ज बॉडी पर फोर्स पता करना है, या तो इसकी वजह से इस पर फोर्स पता करना है। दोनों के दोनों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक चीज पढ़ लिया था कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड अगर है तो उसे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स F है उसकी वैल्यू आती है 2k। अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है 2k लैम्डा इंटू क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, इसके द्वारा इस पर फोर्स बताना है। इस पर चार्ज फैला हुआ है, मान लीजिए ये प्लस 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 ऐसे फैला है। इसमें तो कई पॉइंट चार्ज है। अगर यह लेंथ है इसका मतलब ये कई पॉइंट से मिलके बना हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मतलब ऐसा सोचेंगे कि ये कई पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं dx है। मान लीजिए इसका नाम क्या है, dx है। यहाँ पे जो dx एलिमेंट है वो पॉइंट है। एलिमेंट का मतलब जिससे मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, पॉइंट है। भले हम लोग इतना बड़ा दिखाते हैं dx, लेकिन उतना बड़ा है नहीं, वह एकदम पॉइंट है। तो यह dx पर कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो क्या है, dq है। जो इस पर चार्ज है वो क्या है, dq है। तो इस स्थिति में अब यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। रियल में ये पूरा का पूरा ये लेंथ dx टेंस टू 0 है, तभी ये पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर x है तो यहां से लेकर के यहां तक इसके एंड में भी क्या है, x है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक पॉइंट चार्ज अगर मिल गया, इसका मतलब यहाँ से x दूरी पर एक dq चार्ज मिला है। तो इस dq चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वह मान लेते हैं df फोर्स है। और इस df फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फार्मूले से देखें तो कितना आएगा, 2k लैम्डा वन इंटू dq अपान कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। ये थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो इस x की वैल्यू लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, उस r की वैल्यू लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स आया, छोटा सा फोर्स। अब इस df की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इससे अवे की तरफ लगेगा। ऐसे अगले इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम लोग सोचेंगे तो उस पर भी फोर्स अवे लगेगा। इस पॉइंट चार्ज पे अगर सोचे तो इस पर भी फोर्स अवे लगेगा। इस पॉइंट चार्ज पर देखें तो सब पर फोर्स हम देख रहे हैं हमेशा अवे लगेगा। मतलब सभी एलिमेंट पर इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उनका डायरेक्शन सेम है। इसलिए अगर किसी एक एलिमेंट पर आपने लिख लिया, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर लिख लिया तो सभी का डायरेक्शन एक ही है, तो जब एक डायरेक्शन में होता है तो सारे वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब सभी पर अगर फोर्स निकालना हो तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हम लोगों को यहाँ से नागिन लगा देना चाहिए और नागिन से इसको डसा देना चाहिए, लेकिन सही से डसाना होगा, नहीं तो उल्टा नागिन आपको ही डस लेगी। मतलब इसको सही से लिमिट लगाना होगा कि कहां से कहां तक ये ऐड करना है, इसके द्वारा इस पर फोर्स बताना है। इस स्थिति में अगर हम लोग देखें, अगर ये एलिमेंट यहां होता तो x की वैल्यू क्या थी, r, तो मिनिमम वैल्यू रखते हैं r। वैसे हर एक एलिमेंट पर फोर्स बताना है तो नागिन सब पे डसती हुई जाएगी, तो जो लिमिट होगा कहां तक जाएगा हम लोगों का, अगर ये एलिमेंट यहां तक आए मैक्सिमम यही फोर्स लगा पाएगा यह वाला इस पर, तो x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम यहां तक जा सकती है। तो जब x की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह लेंथ r है और यह लेंथ l है, तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट r प्लस l हो जाएगा। तो बस अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन। फिजिक्स यहीं तक है, बाकी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं भी आ रहा तो छोटा मोटा इंटीग्रेशन हम लोग सीखते जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर ले। हाँ, इसके पहले dq तो हम लोगों ने अपने से लिया था, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है, तो क्या आएगा, ये λ2 इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए आप, 2k λ1 इंटीग्रेशन
डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, लैम्डा 2 इंटू डी एक्स अपान क्या हो गया एक्स, कहां से कहां तक, स्मॉल आर से लेकर के आर प्लस एल तक। अब फिर क्या कर लेंगे हम लोग क्या कर लेंगे आगे देखें, फिर से लैम्डा 2 अगर वेरिएबल होता तो इसी में रहता, लेकिन लैम्डा 2 क्या है, कांस्टेंट। अगला सवाल वेरिएबल का भी हो सकता है, आप इतना कंसिडर कर ले। तो लैम्डा 2 कांस्टेंट हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा 1 इंटू ये बाहर गया तो कितना आएगा, लैम्डा 2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स फ्रॉम कहां से कहां तक, r से लेकर के r प्लस एल तक। 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है, ln x। तो f इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बड़े ब्रैकेट में कैद कर दो अब इसको, तो क्या आएगा, log x बेस e फ्रॉम r टू r प्लस एल। तो कितना हो गया, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, एक बार ऊपर वाला x जगह कौन रखेंगे, ऊपर वाला, तो r प्लस एल होगा, माइनस करेंगे log x की जगह पे कौन रखेंगे, नीचे वाला। तो कितना आएगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 log बेस e है यहाँ पे, तो log m माइनस n, तो log m माइनस log n अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, log m बाई n आती है। तो m माइनस n, तो कितना हो जाएगा, ये r प्लस एल बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये स्थिति आई। तो सिंपल कैलकुलेशन है, यह कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही अगले सवाल में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होता, ये जो लैम्डा होता लैम्डा 2 वह लैम्डा नॉट एक्स होता, और जो एक्स डिस्टेंस है इस लेंथ से दिया गया है, इस लेंथ से दिया गया है। तो आप सॉल्व करते हैं इसको, समझ में आया। या फिर एक्स कहां से दिया होता, किसी एक एंड से दिया होता, तो आप सॉल्व करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है, हम लोग समझते जाएंगे। ऐसे खूब खूब वैरायटी का सवाल मिल सकता है, लेकिन आप इस सवाल के बाद ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा जब एक्स यहाँ से दिया हो और जब एक्स किसी एंड से दिया हो, या तो इस एंड से दिया हो या तो इस एंड से दिया हो। अच्छा, यही सवाल और करिएगा कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है रॉड, और ये रॉड ऐसे इनफाइनाइटली चला जा रहा है, कहां तक जा रहा है ये, इनफाइनाइटली, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 और इसका क्या है, लैम्डा 2 यहाँ से r दूरी पर है। तो इस पर फोर्स बताना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। दोनों रॉड परपेंडिकुलर है लेकिन एक ही प्लेन में है, इसलिए क्या है, इस पर फोर्स बताना है ना। तो इस पर ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन में हम क्या देते हैं आपको, अगले क्वेश्चन में देते हैं कि आपके पास एक रॉड है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और एक रॉड और है जो ऐसे गया है, ऐसे इनफाइनाइटली, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2। फिर से दोनों परपेंडिकुलर हैं लेकिन आपस में डिफरेंट प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है। एक रॉड ऐसे इनफाइनाइटली ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये स्थिति बनी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इस स्थिति पे इनके बीच में फोर्स बताना है, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इंटरेक्शन फोर्स बताना है, आपस में एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन क्या है वो बताना है, इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर। तो फिर से हाँ, यह सेमी इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल को करने के लिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉसेज वही है कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर अगर है तो उसके वजह से r दूरी पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जैसे q, तो इस पर फोर्स क्या होता है, इससे अवे होता है, इस रॉड से, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड से क्या होता है, अवे होता है। तो अवे के लिए क्या होगा, f की वैल्यू कितनी आती है, 2k लैम्डा q बाई r होता है, अगर ये स्मॉल r है तो r, अगर ये लैम्डा है तो मतलब अवे होता है। तो अगर हम लोग देखें
इस रॉड की वजह से अगर देखें तो इससे जितने भी चार्ज इस पे हैं तो ये तो एक्सटेंडेड है, आप यहाँ पॉइंट के लिए पढ़े हैं, तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, पॉइंट के जैसा सोचेंगे। तो इसके द्वारा इस पर फोर्स पता करना है ना, या तो इसके द्वारा इस पर, जो भी आसान लगे, तो हम इसके द्वारा इस पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो मान लेते हैं कि क्या है, ये कई पॉइंट चार्जेस से मिलके बना है, कई पॉइंट चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x पर जाकर के एक dx का एलिमेंट लेंगे। हम लोगों को पता है कि अगर कहीं भी लेंथ आए तो आप आराम से यह स्टेप फॉलो करिए कि x पर जाकर के dx का एलिमेंट ही लेना है और उस पर जो चार्ज dq है उसके बारे में सोचना है। पहला स्टेप यही होना चाहिए। अगर लेंथ है तो जहां भी लेंथ आया तो x पर जाकर के आप dx का एलिमेंट लीजिए। तो अब इस स्थिति पे इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा, वह dF फोर्स होगा, है ना। तो इस dF फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो अगर मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इस पर इसके द्वारा जो फोर्स आएगा, इस dF की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आएगी, उस dF की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 2k, इसके द्वारा पता कर रहे हैं तो λ2 इंटू इस पर किस पर, इस पर dq अपान क्या होगा, इनके बीच की दूरी, अगर ये x r है तो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये स्थिति होगी। तो अपान r होता है तो रख लेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और dq की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, λ1 है, तो इस स्थिति में dq की वैल्यू जो आएगी λ1 इंटू dx आएगा। तो 2k λ2 λ1 इंटू dx अपान x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मतलब इस छोटे से चार्ज पर अगर फोर्स लिख लिया आपने तो बाकी सभी छोटे चार्ज पर फोर्स हम लोग लिख सकते हैं और सबको क्या करना है, जोड़ना है, तब इसके द्वारा इस पर फोर्स मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए फिर से देखें, अब इंटीग्रेशन की बारी आएगी जो गणित हमारे लिए आसान करता है। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय स्केलर और वेक्टर का खास ध्यान रखेंगे। स्केलर अगर होगा तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सीधे आप ऐड करते जाएं। मतलब अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जहां फोर्स आ गया, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई, कोई भी आगे पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, जो भी पढ़ेंगे, तो वहां पे डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन सेम है कि अलग है। तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स ऐसे लगा, हमको पता है यह इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड अगर है तो इस स्थिति में इससे अवे होता है, उससे अवे आपने लिख दिया। वैसे ही अगर हम लोग देखें, वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन इससे थीटा एंगल पे इधर भी देखें तो इसकी वजह से भी उतना ही फोर्स लगेगा। अगर उतना ही दूरी है तो dF इधर की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन इसका देखो उधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, तो जोड़ तो पाएंगे नहीं हम लोग। या फिर इसको देखें, यहाँ पर देखें तो इसका डायरेक्शन तो और अलग हो जाएगा, और नीचे जाए तो उसका डायरेक्शन और अलग हो जाएगा। तो सभी एलिमेंट पर, सभी पॉइंट चार्ज पर इसके द्वारा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग है। तो किसी एक पर लिख करके आप सभी पर जोड़ नहीं सकते। उसके लिए फिर क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से यह इसके द्वारा निकल जाए, कुछ ऐसा कर कमाल जिसकी वजह से इसके द्वारा इस पर फोर्स मिल जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां से देखो, तो हम लोग कमाल क्या करेंगे, कमाल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल में अगर यहां से देखें, अगर ये dF फोर्स है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ करें। अगर ये थीटा एंगल है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये थीटा होगा, है ना, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, तो ये क्या होगा, dF cos थीटा होगा। और वैसे ही इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स होगा, वह क्या होगा, dF sin थीटा होगा। ये स्थिति, यह dF cos थीटा और यह क्या होगा, dF sin थीटा। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर से कर लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर हुआ और एक कंपोनेंट इधर हुआ, dF sin थीटा, और इस पर चार्ज कितना है, dq। ये स्थिति है ना। अब इधर भी अगर हम लोग देखें, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट dF cos थीटा
और ये वाला क्या होगा डी एफ साइन थीटा। ये स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे ही और भी अगर एलिमेंट हम लोग देखें, किसी एक पर देखें क्योंकि ये थीटा होगा ना, ऐसे ही किसी और पे देखें तो उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ऊपर भी अगर देखें तो उसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इस पर अगर देखें तो इससे ऐसे जाएगा तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। कहने का मतलब सभी पॉइंट चार्जेस पर जो फोर्स मिल रहा है वह क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है। हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, अगर एक ही लाइन में हो चाहे भले अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं स्केलर के जैसा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, सबको कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और सारे वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट न करके सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, सभी डी एफ कॉस थीटा को जोड़ना पड़ेगा, सभी डी एफ कॉस थीटा को जोड़ना पड़ेगा। और वर्टिकल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, सभी डी एफ साइन थीटा को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए अभी हम बात कर लेते हैं, अगर फार्मूला रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, और अगर ऐसे देखें तब भी आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, देखो इसके थीटा एंगल पे एक कंपोनेंट इधर जा रहा है एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, उतने ही थीटा एंगल पे इधर देखें तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। डी एफ साइन थीटा नीचे की तरफ और डी एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो डी एफ कॉस थीटा वाला ऐड होगा लेकिन डी एफ साइन थीटा वाला कैंसिल हो गया। वैसे कोई भी आगे एलिमेंट ले लें, यहाँ ले लें, उतने ही एंगल पे नीचे देखें तो उसका हॉरिजॉन्टल वाला जुड़ेगा और वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसकी आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। नहीं भी अगर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करें जैसे हम ये वाला करने वाले हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आगे इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, है ना। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देखिए ध्यान से, एफ एक्स जुड़ गया अपना, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, इंटीग्रल डी एफ कॉस थीटा, और डी एफ की वैल्यू अगर रखें तो डी एफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। कोई भी इसमें गलत होगा ना तो कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन में अगर गलत होगा तो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा, क्योंकि अभी अभी स्टूडेंट का ध्यान आता है, क्योंकि हम लोग जब बोर्ड पे सॉल्व करते हैं तो अपने आप कुछ बेधड़क लिखते हैं उसमें, है ना। तो जैसे भी कुछ सही हुआ गलत हुआ तो चाहते कुछ तो जान करके भी गलत करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, पीछे वाला स्टूडेंट हमको देखे और बताए कि गलत है कि सही, तो उसे चेक हो जाता है कि वो देख रहा है, मतलब पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ना। स्थिति ये है। तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर देखें तो अब लिमिट लगाना पड़ेगा, है ना। तो लिमिट, अच्छा dx की वैल्यू जो आई है, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा भी है तो इंटू कॉस थीटा भी कर दिए। देखो दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और थीटा भी क्या है, वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो डबल इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो थीटा के टर्म में सारे इंटीग्रेशन को लाते हैं या तो x के टर्म में लाते हैं। हम दोनों करके बताएंगे इसी वाले कॉन्सेप्ट में, मतलब आप चाहे जैसे करें आंसर सही आने वाला है ना। तो सबसे पहले हम थीटा के टर्म में लेकर के आ रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा है। तो यहाँ से देखें, अगर इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में देखें तो कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला और आने वाला है, कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस होने वाला है। तो r बाई अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो चाहे तो कॉस थीटा की वैल्यू रखें, या तो इसके जगह पे 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पे कॉस थीटा बटा आर रखें, तो दोनों आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जगह कम है, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई क्या हो जाएगा आर, इधर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो गया dx, इंटू क्या हो गया dx। ये स्थिति बनी क्योंकि 1 अपान इसके जगह पे क्या रख दिया हम लोग, कॉस थीटा बटा आर रख दिया। अब इधर dx है तो फिर से क्या होगा, हमको dx को कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सब थीटा मिला रहे हैं। तो इस स्थिति में देखें यहाँ से tan थीटा अगर देखें,
tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू जो है, tan थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो क्या हो गया x बाई आर। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, r tan थीटा। अब हम x को हटाने वाले हैं, तो कि यहाँ पे dx आ जा रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करें। dx बराबर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन, तो इधर क्या आएगा, r tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, tan थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, थीटा का, तो कितना आएगा d थीटा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखने वाले, तो जैसे वैल्यू रखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 2k λ1 λ2 बाई r कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पहले ही हो गया है, कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो गया, dx की वैल्यू ये आ गई, r सेक स्क्वायर थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया, d थीटा। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हाँ अब क्या बात आएगी, अब d थीटा, d थीटा का मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखें, जब आपने ये वाला एलिमेंट लिया था तो थीटा की वैल्यू ये थी, ऐसे आगे जाएंगे तो थीटा की वैल्यू ये होगी और बढ़ेगी, और आगे जाएंगे तो थीटा की वैल्यू और बढ़ेगी, इनफाइनाइट तक जाते जाते थीटा कैसे हो जाएगी, देखो ध्यान से, इनफाइनाइट तक थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। वैसे एलिमेंट पीछे लेकर आए हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन इतने ही एलिमेंट पर तो ये फोर्स लगा नहीं रहा है, और भी लगा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हम लोग थीटा क्या होगा और नीचे ले जाएंगे। इससे कम पर अगर लेके जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0 से कम होने पर माइनस में आएगी, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो घटते ऐसे जाते 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 कहाँ तक हो जाएगा थीटा, -π/2। मतलब लिमिट, मतलब नागिन कहाँ से कहाँ तक डसेगी, -π/2 से लेकर के π/2 तक डसेगी, है ना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो fx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2k λ1 λ2 बाई r, इधर कितना बचा, केवल d थीटा, और d थीटा का इंडिकेशन क्या होता है, थीटा फ्रॉम -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब fx की वैल्यू अगर निकालना हो हम लोगों को, fx की वैल्यू अगर निकालना हो नीचे से और देखें तो fx बराबर कितना हो जाएगा, सोचो, थीटा की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो 2k λ1 λ2 बाई r से r तो कट गया था, एक r कट गया था, यहाँ r नहीं होगा, है ना। तो थीटा एक बार अपर लिमिट ऊपर वाला π/2 में से घटाएंगे, फिर किसको घटाएंगे, थीटा की जगह क्या रखेंगे, -π/2 रखेंगे। तो इस स्थिति में -π/2 माइनस प्लस हो गया, π/2 आया, मतलब मिला कितना, पाई। तो fx बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, तो 2k की वैल्यू कितनी होगी, 1/2πε0, तो ये λ1 λ2 बाई कितना है, 2πε0 इंटू कितना बचा, इधर पाई बचा, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, तो λ1 λ2 बाई कितना हुआ, 2ε0। मतलब इसके द्वारा पूरा x कंपोनेंट में जितना आंसर आएगा ऐड करेंगे तो λ1 λ2 बाई 2ε0 आएगा। और ध्यान से देखें तो fy की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, ऐसे ही आप रखिएगा, पुट करिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या तो हम लोगों ने देखकर भी समझा था कि अपर कंपोनेंट और डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए नेट फोर्स जो आने वाला है, नेट फोर्स आने वाला है वो केवल x डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसकी वजह से केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स लगेगा। इसका मतलब fx ही क्या है, अपना fx ही क्या है, नेट फोर्स जो आता वो कितना आता, fx वेक्टर प्लस fy वेक्टर आता, लेकिन fy तो 0 है, इसलिए fx की वैल्यू कितनी आएगी, λ1 λ2 बाई 2ε0 माइनस आई कैप, इस जगह पे अगर देखे तो, नहीं तो मैग्नीट्यूड ये होगा। तो इस हिसाब से ये बात हमको समझ में आ गई, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे किसको एलिमिनेट कराया था, x वाले टर्म को एलिमिनेट कराया था। किसी का मन करे कि नहीं अचानक से हम क्या करेंगे, थीटा वाले टर्म को एलिमिनेट कराएंगे, तो अगली बार इसको देख लेते हैं कि जब थीटा को एलिमिनेट करते हैं, मतलब हम आपको केवल सिखा रहे हैं कि इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट से आप घबराए नहीं, बस यह डसाने आना चाहिए, सही से आपने डसा लिया तो सवाल खत्म, और अगर आपको डसाने नहीं आया तो उल्टा सवाल डस लेगा तो आप खत्म, ऐसी स्थिति। तो देखिए ध्यान से आगे फिर करते हैं यही कॉन्सेप्ट, किसको हटाने वाले हैं इस बार, देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बार हटाने वाले हैं थीटा वाले टर्म को। मतलब यहीं से मेथड 2 स्टार्ट हो जाएगा।
मेथड 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है कितना आ गया वहां पे 2k, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 2k λ1 λ2 कॉस थीटा की वैल्यू इस फिगर में क्या दिख रही थी हमको, बेस अपन हाइपोटेनस आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस थीटा के जगह पे, और इंटू यहाँ पे देखे तो 1 अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो है ही, इंटू क्या हो गया dx हो गया, इंटू क्या हो गया dx हो गया, इसी जगह पे रखा है, इसको बाहर कर दिया है, ये स्थिति कॉस थीटा के जगह पे आर अपान ये रखा हुआ है, बेस अपान हाइपोटेनस, और ये वाला टर्म पहले ही है और dx हो गया। अब सारा टर्म किस में आ गया, x में आ गया। अब लिमिट लेते समय किसको देखेंगे हम लोग, x को देखेंगे, जो वेरिएशन आपका x वाला था, है ना। तो इसके लिए फिर से देखते हैं, r कांस्टेंट हो गया तो बाहर कर लीजिए, 2k की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो λ1 λ2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इधर कितना हो गया, ये तो आ गया dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से एक नया इंटीग्रेशन आया। अब इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए, बिना इंटीग्रेशन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हुआ, कई चीजें हैं, चाहे तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, कई तरीका है, लेकिन ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ध्यान रखें, इसका इंटीग्रेशन ये जैसे अगर tan इनवर्स x बाई आर का डिफरेंशिएशन जिसने पढ़ा हो, क्योंकि 12 में है तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, जिसने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो ध्यान रखें इसका डिफरेंशिएशन कितना आता था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन किसका होता था x बाई आर का, तो ये 1 बाई आर होता था, यहाँ पे गुणा होगा तो ये आर स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो एक आर से आर कट जाएगा तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग उलट दें तो आर अपान इसका इंटीग्रेशन जो आएगा tan इनवर्स x बाई आर के बराबर आएगा, ये स्थिति। तो यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किसका है, ये इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x बाई आर का, तो λ1 λ2 इंटू आर अपान कितना हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स x बाई आर, ये स्थिति आ गया। और क्या है, बटा क्या होगा आर भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल कितना है 1 अपान इतना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, इसको अगर इधर कर जाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा 1 अपान dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x बाई आर 1 अपान आर के बराबर। तो आर से आर क्या हो गया, कट गया। हाँ, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसके बराबर जाने वाली है, x के बराबर जाने वाली है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो जब यह एलिमेंट लिया तो x की वैल्यू ये थी, लेकिन ऐसे आगे वाला एलिमेंट लेंगे, आगे वाला लेंगे, ऐसे आगे जाते जाएंगे, आगे जैसे जाते जाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, उधर प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन ऐसे यहाँ पे आएंगे, इस एलिमेंट की बात करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, घटते घटते, और नीचे आएंगे तो माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, मिनिमम लिमिट जो जा सकती है इसकी कहाँ से कहाँ जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से क्या आ गया λ1 λ2 आर से आर छन 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 हो गया, कट गया भाई, कितना आया यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक बार लिमिट रखते हैं tan इनवर्स x की जगह पे इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होगा माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट आया, ये स्थिति। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है sin पाई बाई 2 बटा cos पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, मतलब इनफाइनाइट। तो उधर जाएगा तो पाई बाई 2 बराबर ये tan उधर जाता है तो क्या होता है, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाता है। इस स्थिति में इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर आगे यहाँ से, है ना, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा λ1 λ2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है पाई बाई 2, माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू फिर से कितनी आएगी पाई बाई 2 आएगी, तो पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा तो मिला के कितना आएगा, फिर मिला के जो आने वाला है वह कितना आने वाला है पाई, तो पाई पाई से कट जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है
वह λ1 λ2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो fx है यहाँ पे वही f नेट है, ये स्थिति हम लोग जान रहे हैं। इसका मतलब चाहे वैसे करें x के कंपोनेंट में लाएं, चाहे तो थीटा कंपोनेंट में लाएं, मतलब चाहे x या तो थीटा, आंसर क्या आएगा सेम, बतिया इज इक्वल टू एक। बस कॉन्सेप्ट आपको सही से आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो ये सब सवाल छोटे होने लगते हैं, बस कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई लेंदी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखिए, जो हम सिखा रहे हैं बार बार आपको, अगर ये सीख गए तो फिजिक्स का हर एक चैप्टर आना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि हर एक चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि एडवांस लेवल का होता है। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, मतलब केवल एक एंड से आपको इनफाइनाइट दिख रहा है, उसका नाम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है सेमी इनफाइनाइट वायर, उसी को हम बोल रहे हैं। तो इस स्थिति में यहां से क्या हुआ, आर और आसान भी पड़ जाता है इसलिए इसको बोल रहे हैं, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। तो इसकी वजह से दो फोर्सेज आए थे, एक तो इससे अवे आता है एफ, और एक इससे अगर रॉड ऐसे है तो उसी के जस्ट अपोजिट लाइन में ही रहता है एफ। रिजल्टेंट भले √2f होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रहे के लैम्डा, अगर ये क्यू चार्ज है तो क्यू बाई आर, और वही इसकी वैल्यू ही आती है। और बहुत आसान टर्म है, इसको हमको याद रखे रहना है। यहाँ क्यू होता तो बटा आर स्क्वायर होता, तो बस जहाँ लैम्डा आएगा तो वहां पे क्या होगा, के लैम्डा क्यू बाई आर के जैसा कर लेते हैं, एकदम याद रहना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट की वजह से, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब सवाल देते हैं आपको, हाँ ध्यान रखना कि अगर रॉड इस लेंथ में है तो इस पर अगर प्लस है तो इससे दूर जाएगा, फोर्स इस पर लगेगा, तो एक इससे अवे, और एक अगर रॉड ऐसे तो उसके अपोजिट में अवे जाएगा, इसी के लाइन में अवे जाएगा। और माइनस होता अगर, मतलब यही माइनस होता या फिर मास होता तो फील्ड निकालना होता, तो एक इसी के लाइन में अट्रैक्ट होता, सब अट्रैक्ट होते, और ऐसे क्या होंगे, सब क्या होंगे, दूर होंगे। मतलब ये अगर वाई एक्सिस में जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस में, यहाँ से देखें, यहाँ से ओरिजिन मान लें तो ये माइनस वाई में, तो फोर्स किधर जा रहा है, प्लस वाई में, और एक इधर जा रहा है प्लस एक्स में, ऐसी स्थिति है ना। इसको एकदम ध्यान से बैठाया रहे दिमाग में। अब अगर हम लोग क्या करें कि मान लेते हैं कि ये सवाल है आपके पास, एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, दो वर्टिसेस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इधर भी लैम्डा और इधर भी लैम्डा, दोनों प्लस है, प्लस लैम्डा दिया हुआ है ना। और इसके एक वर्टिसेस पे ट्राइंगल है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड L है, इसके एक वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। बाकी दूसरा सवाल हम बताएंगे जब क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रखा हो तब भी कर सकते हैं, है ना, पहले पॉइंट से करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सवाल अगर समझ में आ गया तो खूब सारे सवाल बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमको अंदर से लगना चाहिए हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना। अगर मजबूत रहेंगे, पढ़ाई सही किए रहेंगे तो अपने आप से बताएगा। और हम लोग जानते भी हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन आदत रहता है बेईमानी करने का, तो अपने आप से भी बेईमानी कर जाते हैं, कि लगता भी है कि गलत है, हमको नहीं आ रहा है, तब भी टिक मार देते हैं। इसलिए ईमानदार बनिए, सबसे ईमानदार रहेंगे तो अपने से भी ईमानदारी होनी पड़ेगी, है ना, और हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी, और उसी समय पे आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि अपने से ही जब गलत नहीं करेंगे तो 100% सही होने वाले हैं और आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, और इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स बताना है, ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए। तो अगर इस पर फोर्स बताना है तो अभी हम लोगों ने देखा ये कौन सा वायर है, इसका नाम क्या दिया हम लोगों ने,
सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब अभी समझाया हमने। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब किसी एक एंड से ही इनफाइनाइट दिख रहा है। और पॉइंट बनाने का मतलब ऐसा समझिए कि रॉड ऐसे जा रहा है। एक्सिस भी डिफाइन कर देते हैं कि ये एक्सिस एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और ये वाला एक्सिस क्या है, जेड। ये वाला मान लीजिए क्या है, जेड। मतलब ये रॉड क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और जेड एक्सिस में जा रहा है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है। इनफाइनाइट नहीं है कि माइनस इनफाइनाइट से इधर आ रहा, ऐसा नहीं। केवल यहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है, ऐसा स्थिति है। यहां से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइटली ऐसे जा रहा है। तो इस पर फोर्स बताना है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होता है तो इस पर अगर फोर्स बताना है तो एक फोर्स इससे दूर और एक इस रॉड से दूर। रॉड अगर ऐसे जा रहा है तो इससे दूर, ये स्थिति। अगर ये सब प्लस है तो, और माइनस होगा तो क्या होगा, इसी की तरफ, ये वाला इधर और ये वाला इधर। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस पर जब फोर्स बताना होगा तो देखो इस रॉड से एक लेंथ, एक डायरेक्शन क्या होगा, दूर की तरफ होगा। इसका नाम एफ का लेते हैं, क्योंकि ये अगर एफ है तो ये वाला भी क्या होता है, एफ होता है। और एक क्या होगा, एक जो होगा, अगर रॉड ऐसे आ रहा है तो फोर्स किधर की तरफ होगा, सोचो, इसी के डायरेक्शन में भीतर की तरफ। मतलब नाम दे देते हैं। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है और इस पर फोर्स पता करना है, फोर्स ऑन किस पे पता करना है, सी पता करना है, फोर्स ऑन सी। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, सोचें। एक डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस वाले, और एक किस में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब एक ए से अवे होगा, है ना, एक ए से अवे होगा, मतलब एफ, और एक क्या कर लेते हैं इससे अवे, इसे परपेंडिकुलर। इसका कुछ नाम देते हैं कि ई क्या होगा, ई आर कैप, जो अवे जा रहा है, जो इससे अवे जा रहा है उसका नाम ये दे दिए। या फिर यहाँ पे छोड़ते हैं इसको इस लाइन को कुछ नाम दे देते हैं कि ये वन लाइन है। तो एक क्या होगा, फोर्स, और किस डायरेक्शन में, आर वन कैप, ऐसे समझ लेते हैं। एक ये कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, एक कंपोनेंट अगर ये इधर जा रहा है तो किधर की तरफ, भीतर की तरफ। मतलब क्या आएगा वो, माइनस एफ के कैप। केवल इसको समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा है। एक इससे अवे जाएगा, उसको देख लीजिए, और एक रॉड ऐसे है तो उसकी वजह से क्या होगा, भीतर की तरफ, मतलब माइनस एफ के कैप होगा। जहां पे R1 को हमने ये डिफाइन किया है, ये स्थिति। या फिर आप आर ए सी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आर ए सी के डायरेक्शन में रहेगा। और वैसे ही फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, या फिर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये निकालना है, क्योंकि सभी की वजह से सी पर निकालना है। तो इसकी वजह से निकालना तो इसकी वजह से भी निकालेंगे। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकलेंगे तो क्या होगा, एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या लिखेंगे, एफ आर, किस डायरेक्शन में, बी सी कैप। और एक रॉड अगर ऐसे है तो, अगर रॉड ऐसे है तो एक इससे अवे जा रहा है, ये तो हमने लिख दिया, एफ फोर्स। और एक क्या होगा, रॉड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इसी के पैरेलल होगा, तो माइनस क्या होगा, एफ के कैप। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है, बहुत आसान बात है ना। इनको जोड़ने के लिए अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स अगर निकालना होगा, फोर्स ऑन सी, तो फोर्स ऑन सी पर यही दोनों फोर्सेज हैं, फोर्स ऑन सी ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऐड कर देंगे। मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस प्लेन के, उसको छोड़ दीजिए, जो कितना लग रहा है, इसकी वजह से भी भीतर की तरफ, इसकी वजह से भी भीतर की तरफ, कितना हो गया, 2f, कितना हो गया, 2f। अब इनको जोड़ लेते हैं। इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालें, अगर ये f ये f, दोनों की वैल्यू f ही आएगी, क्योंकि जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है, जो मैग्नीट्यूड लेमडा का ये है वही मैग्नीट्यूड ये है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अगर ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट इसका भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ये दोनों फोर्स कितने एंगल पे लग रहे हैं, 60 डिग्री पे। और जब दो वेक्टर 60 पे जा रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आने वाला हमको पता है, इसी डायरेक्शन में आएगा, एकदम बीच में से होकर जाएगा 30 डिग्री पे। तो एफ नेट इधर लगने वाला है ना। एफ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं या एफ डैश निकाल लेते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, मैग्नीट्यूड इनका अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ इंटू कॉस, कितने एंगल लग रहे हैं, 60, तो कॉस 60 1/2, तो एफ स्क्वायर
तो हमको पता है पहले से ही कि अगर 60 डिग्री पे दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के लगते हैं तो √3 टाइम हो जाता है, √3 टाइम हो जाता है ना। तो ये स्थिति हो गया। तो हमको एक बात समझ में आया कि इस सी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, सी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं। अब ये किधर जाएगा, केवल वाई में जाएगा। सोचो किधर जाएगा, वाई में जाएगा। तो सी पर अगर हम लोग सेंस से सोचें तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ डैश किधर की डायरेक्शन में, जे कैप, और दो फोर्स 2F के कैप लग रहे हैं माइनस। ये स्थिति होगा, मतलब इनको जोड़े हैं, सबको जोड़ा है, तो इनको जोड़ा है, तो ये एफ डैश जे कैप आया है और इसकी वैल्यू ये आई है। और एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, √3F जे कैप माइनस 2F के कैप। कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड बताने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट, चूंकि दोनों 90 डिग्री पे होंगे। हम वेक्टर इसलिए लिख रहे हैं कि वेक्टर लिखने से चीजें आसान हो जाती है। जिसको थोड़ा सा दिक्कत होगा वो वेक्टर वाला वीडियो पढ़ लेगा, नहीं तो सेंस से भी कर सकता है कि पहले इन दोनों को ऐड करेगा और उन दोनों को ऐड करेगा, तो हमको दिखेगा कि एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों 90 पे हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे भी बता रहा है कि एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 90 डिग्री पे है तो कितना होगा, 3F का स्क्वायर प्लस 4F का स्क्वायर, कितना हो गया, √7F। और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी होगी, किसी एक की वजह से सेमी इनफाइनाइट है, तो कितना आएगा, K लैम्डा इंटू Q बाई R, क्योंकि F की वैल्यू ये आती है, K लैम्डा Q बाई R, अगर सेमी इनफाइनाइट तो ये स्थिति आई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल है ये, है ना। अगर प्रोसेस आपको पता है तो आप कर लेंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इस स्थिति में एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, तो रिजल्टेंट कहीं इधर जाने वाला है, अंदर की तरफ। अगला सवाल करते हैं। नहीं तो आप अगला सवाल खुद से प्रैक्टिस करिएगा, चलो उसे कर ही देते हैं, बाकी और कराना है। इस पे प्लस लैम्डा दिया और इस पे क्या कर दिया, माइनस लैम्डा कर दिया। अभी भी ये सेमी इनफाइनाइट वायर है एंड स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेन एंड गोज टुवर्ड्स जेड एक्सिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे के वर्टिसेस पे ये दोनों रखे हैं, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स इन दोनों के द्वारा बताना है, इस पर फोर्स इन दोनों के द्वारा बताना है। फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज Q, लिख भी लेते हैं, सवाल जरूर लिखिएगा, फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज Q। ABC साइड मान लेते हैं, कितना है R, उसमें L था ना पिछले वाले में, तो यहाँ R रख लेते हैं। वहां भी क्या होता है, L बराबर R करना था खाली। तो AB ये स्थिति आई। तो बताएं इसकी वजह से यह तो अवे भेजेगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, अगर ये Q चार्ज है तो ये अवे भेजेगा, और एक किधर की तरफ, भीतर की तरफ। इसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो एक क्या होगा, इसी की तरफ होगा, F इसी की तरफ होगा, और अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट करने का मतलब इधर की तरफ आएगा, लेंथ के डायरेक्शन में, और इसकी वजह से लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जेड एक्सिस वाला फोर्स कैंसिल हो गया, केवल बचा गया ये दोनों। समझ में आ रहा है सबको, नहीं तो आप वेक्टर फॉर्म रखिएगा। तो इस स्थिति में अगर ये कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ 60, तो ये भी कितना हुआ 60, तो ये जो सीधा जा रहा है तो ये कितना आएगा 120। अब दो फोर्सेज 120 पे जाएगा, रिजल्टेंट कितने पे जाएगा, इनका एफ नेट 60 डिग्री पे जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर दो वेक्टर 120 पे है तो एफ स्क्वायर प्लस 2FF cos 120। तो स्थिति कितनी बनी, इधर हुआ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू कितनी आती है, cos 90 प्लस 30, मतलब माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 का मतलब -1/2, -1/2 रखेंगे तो कितना होगा, ये
-1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2ab cos। हाँ तो -1/2 अगर रखेंगे तो ये कट जाएगा तो f² बचेगा, तो आंसर कितना आएगा f, और इसकी वैल्यू कितनी है k λ/r। ये आंसर आना है और किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास सही है तो चीजें सॉल्व करने में बहुत इजी होने वाली। मतलब थोड़े से जो बड़े क्वेश्चन कहलाते हैं वह छोटे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति। समझ में आया? तो बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे बढ़ते जाइए। अच्छा, अगला सवाल, अगर हम लोगों ने क्या किया कि इस बार क्या कर दिया कि सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। मान लेते हैं इनका जो ये लेंथ है वह √3l है या √3r है, जो भी कहे, और इस पर प्लस लैम्डा, इस पर भी प्लस लैम्डा, लेकिन इस पर माइनस लैम्डा रखा है, और इनके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स बताना है इन सभी के द्वारा, और बाकी कहीं भी चार्ज नहीं है, केवल यहाँ जहाँ दिखाया गया है वहां पे, इस पर नहीं है। अगले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में इस पर भी रखेंगे सब। अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे हम लोग। मतलब हम आपको इस वाले टॉपिक से डर निकाल देंगे कि क्या स्थिति होता है, थोड़ा सा भी सिंसियरली अगर पढ़ते जाओगे तो फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज Q which is placed at the centroid, जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, which is placed at centroid of equilateral triangle। ये स्थिति इस पर रखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखें फिर से, ये कौन सा वायर है, थोड़ा सा ध्यान ना, ये जो चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, रॉड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये भी ऐसे जा रहा है, लेकिन इस पर माइनस लैम्डा मतलब माइनस चार्ज रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, इस पर फोर्स निकालते हैं, इस पर, तो इस पर फोर्स निकालें तो इस Q चार्ज पे अगर हम लोग बातें करें तो इस पर, इसके वजह से क्या होगा, इससे अवे होगा, है ना। और एक किधर की तरफ नाम दे दे क्या, ABC, है ना। फोर्स ऑन, अच्छा ABC, इसको D कर लेते हैं और इसको C कर लेते हैं। C पर कितना चार्ज है, C पर जो चार्ज है वो Q चार्ज है। तो फोर्स ऑन C कौन कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन C ड्यू टू D लगा रहा है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A लगा रहा है, फोर्स ऑन C ड्यू टू कौन लगा रहा है, B लगा रहा है। ये स्थिति है, सभी ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये स्थिति बन रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, इस पर फोर्स पता करना है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू D निकालें। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू D लिखते हैं सबसे पहले। तो एक फोर्स किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, देखो इससे अवे का मतलब किस डायरेक्शन में होगा, -y में। नाम दे देते हैं एक्सिस का कि ये क्या हुआ x, और ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया है z। ये स्थिति, तो एक -f(j) में लग रहा है, और रॉड अगर ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर फोर्स कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। रॉड अगर ऐसे है तो हमेशा अवे, तो इससे भी अवे होगा, रॉड से भी अवे होगा, और उससे भी अवे जाएगा अगर प्लस है तो क्या होगा, भीतर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, -f(k)। ऐसे ही अगर हम लोग क्या पता करना, फोर्स ऑन C ड्यू टू A,
सी ड्यू टू ए, तो एक तो इससे अवे जाएगा, देखो एक इससे अवे जाएगा, उसका नाम एफ लिख लिया, जो इस डायरेक्शन में होगा। और चूंकि रॉड ऐसे है, इसका भी एक कंपोनेंट कैसे जाएगा उस एंड पे, एक इससे अवे हो गया और एक उसी के डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, क्योंकि रॉड ऐसे जा रहा है तो उसके एंटी पैरेलल होगा, ऐसे फोर्स होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक क्या हुआ फोर्स एफ किस डायरेक्शन में, अलोंग, अलोंग किसमें, ए सी के डायरेक्शन में, ए सी कैप, और एक क्या होगा माइनस एफ के कैप होगा। अब इस पर आते हैं, रॉड ऐसे गया है, इनफाइनाइटली ऐसे गया है, तो अगर रॉड ऐसे गया है तो इस स्थिति में एक फोर्स इस वाले पे अट्रैक्ट करेगा इसको, देखो इसी के डायरेक्शन में एक अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि रॉड ऐसे जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा, तो इस पॉइंट का भी अट्रैक्शन रॉड के लेंथ के डायरेक्शन में, मतलब रॉड ऐसे जा रहा है तो फोर्स भी ऐसे लगेगा, क्योंकि देखो ध्यान से, जब यहाँ पे माइनस लेमडा होता है तो इस पॉइंट पर एक फोर्स रॉड की तरफ होता है, रॉड ऐसे है तो रॉड की तरफ होता है, और एक फोर्स अट्रैक्ट करता है इस डायरेक्शन में होता है ऐसे, तो तभी तो रिजल्टेंट इधर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ क्या लिखना चाहिए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी अगर लिखें तो एक फोर्स एफ लिखेंगे, किस डायरेक्शन में लिखेंगे, आर सी बी कैप के डायरेक्शन में, और दूसरा किस डायरेक्शन में, दूसरा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लस होगा, लेकिन किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में। मैग्नीट्यूड सबका सेम है क्योंकि लेमडा 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 और दूरी भी सेम है। तो इस स्थिति में पूरा अगर हम लोग जोड़ दें, पूरा अगर जोड़े तो ध्यान से देखें, एक एफ के और एक एफ के तो कट जाएगा, बचा क्या, बचा ये तीनों फोर्स, एफ कॉमन हो गया, आर सी बी, या फिर ऐसे लिख लें एफ आर सी बी प्लस एफ आर ए सी कैप है ये, माइनस एफ जे कैप, ये स्थिति, और इधर क्या बचा माइनस एफ के कैप, एक ये कट गया। अच्छा ध्यान से देखें, अब इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, इसको, तो ये जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला था ये स्थिति था, उनका आंसर ये आया। बाकी जो तीनों फोर्स हैं वो तो एक ही प्लेन में है, इनको अगर देखें तो यह एक ही प्लेन में है, तो इन लोगों को पहले हम लोग इधर से सॉल्व कर लेते हैं, और सेंस से अगर सोचे तो दो फोर्सेज तीन फोर्सेज जो परपेंडिकुलर लग रहे थे उनका रिजल्टेंट जो है एक इसके वजह से और एक इसके वजह से कट गया है, केवल इसकी वजह से भीतर की तरफ बचा है, उस प्लेन परपेंडिकुलर के में है, उसको आप याद कर लीजिए यहाँ पे है। और अब इन सबको सॉल्व करिए, तो इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मतलब ध्यान से अगर देखें तो इसके चारों तरफ यह क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ जो है ये मिडिल से जा रहा है यहाँ, है ना, यह भी क्या हो रहा है मिडिल से जा रहा है, और ये भी क्या है मिडिल से जा रहा है। तो हम सबको पता है कि ये तीनों इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, और अगर इक्वल डिवाइड करेंगे ये और ये 120 होता है, ये और ये 120 होता है, और ये भी 120 होगा, है ना। तो अगर ये 20 से जा रहा है तो ये 120 अगर है तो ये कितना होगा 60, और ये वाला भी कितना होगा 60, और ये वाला भी 120 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये 180 है तो ये कितना आएगा 60 होगा, ये भी कितना होगा 60। अब तीन फोर्सेस ऐसे लगे हैं, तो क्यों ना हम लोग तोड़ दें इसको, है ना। इसका एक कंपोनेंट इधर f cos 60, इसका भी एक f cos 60, है ना, और एक f sin 60 जाएगा और एक इधर आएगा। चलो उसको सीधे जोड़ लेते हैं। ये स्थिति क्या बनी अपनी, f cos 60 और f sin 60, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा। इसकी वैल्यू लिख रहे हैं एफ आर सी बी कैप प्लस एफ आर ए सी कैप माइनस एफ जे कैप बराबर क्या आएगा, देखना यहाँ पे निकाल लो इसको, एफ, ये एफ है ना, और एक इनके बीच से जा रहा है ये एफ,
ये भी 60, ये भी 60, ऐसी स्थिति है। तो एक कंपोनेंट इस वाले का इधर आएगा f cos 60 आएगा ना, और इसका भी इस डायरेक्शन में क्या आएगा f cos 60, ये आ गया। और ध्यान से देखें तो इसी के परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर अगर जाएं तो अगर ये f cos 60 तो ये क्या होगा f sin 60। वैसे इसी के जस्ट परपेंडिकुलर एक और बनेगा, क्या बनेगा f sin 60। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और केवल इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेंगे, ये मतलब इसको मिला करके अगर देखें तो f प्लस f cos 60 प्लस f cos 60 मिलाकर कितना हो गया, cos 60 1/2 मतलब f और f/2 f/2 2, तो f हुआ और ये f हुआ, तो कितना है आंसर 2f। और किसी f की वैल्यू कितनी है k लैम्डा क्यूब बाई, अगर ये √3r है तो हमको पता है ये दूरी कितनी होती है इसका बाई √3, तो ये कितना आएगा r, इसलिए यहाँ पे √3r लिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा r। इनसे जो डिस्टेंस है सबका वो कितना है r है, तो वो क्या हो गया r हो गया, तो 2k लैम्डा क्यूब बाई क्या हो गया r हो गया। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू ये आई, किस डायरेक्शन में आएगा, देखो इस डायरेक्शन में आएगा, एलोंग किसके, एलोंग CB, r CB के कैप, ये स्थिति बन रही। अब अगर ये बनी तो ध्यान से देखें, इस स्थिति में एक फोर्स तो इसमें है, इस डायरेक्शन में, और एक किसमें है परपेंडिकुलर, एक भीतर की तरफ और एक इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90, दोनों का प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट जो आएगा एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वह क्या आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देखें तो ये वैल्यू कितनी है f है, तो कितना हो जाएगा ये 2f का स्क्वायर मतलब 4f का स्क्वायर मतलब √5f की वैल्यू कितनी है k लैम्डा क्यूब बाई r, ये कितनी आई f नेट की वैल्यू आई है ना, ये हम लोगों का आंसर आया। डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, ये और ये इनका डायरेक्शन कोसाइन रूल से निकाल लें, या तो ऐसे है तो ऐसे उनकी वैल्यू निकाल लें। तो ये स्थिति बनी है ना। हमारा कहने का मतलब ये सवाल सिंपल है, अभी आगे तो और स्टेप बढ़ेगा, आगे क्या स्टेप बढ़ेगा, ये स्थिति बनेगी, इस पर भी हम लोग चार्ज रखेंगे तब सॉल्व करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में आएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा सवाल मिलता है, देखिए बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर ये λ1 है लेकिन इस पर क्या है प्लस 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 चार्ज इसे फैला है, कितने लेंथ में फैला है L1 लेंथ मान लेते हैं, मतलब एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, L1 लेंथ में फैला है। एक रॉड और है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, जिसका वह कितना है λ2, और इसका लेंथ मान लेते हैं L2 है, और ये स्थिति जो है आपस में L दूरी पर है या तो R दूरी पे, जो भी कह सकते हैं। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। एक चीज और देखें, अगर यही माइनस कर देते ना तो वह क्या होता, डाइपोल होता, अगर दोनों लेमडा सेम कर देते, नहीं भी होता है तो डाइपोल होता है, सेम नहीं भी होगा तब भी डाइपोल कहलाएगा, लेकिन अगर सेम कर देंगे तो स्टैंडर्ड डाइपोल हो जाएगा लेंथ ऑब्जेक्ट का। तो अभी देखिए ध्यान से, ये स्थिति है आपके पास, इसके द्वारा इस पर फोर्स बताना है। डाइपोल टॉपिक आगे पढ़ाएंगे, लेकिन डाइपोल वर्ड आपने सुना होगा कि एक प्लस और एक माइनस